रमेश एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का 30 साल का युवक था जो मुंबई में एक आईटी कंपनी में काम करता था। जिंदगी की भागदौड़ से थककर उसने म्यांमार घूमने का फैसला किया। उसने सोचा था कि यांगून के पैगोडा और मंदालय के ऐतिहासिक स्थल देखेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। म्यांमार पहुंचने के तीसरे दिन रमेश ने एक स्थानीय गाइड के साथ जंगल की सैर का प्लान बनाया। सुबह की धूप में वो घने जंगल की ओर निकल पड़ा। शुरुआत में सब ठीक था, पक्षियों की चहचहाहट, ऊंचे ऊंचे पेड़ और रास्ते में मिलने वाले अनोखे फूल। लेकिन दोपहर होते होते गाइड को कुछ जरूरी काम याद आ गया और वो रमेश को एक जगह बैठाकर 5 मिनट के लिए गया। रमेश इंतजार करता रहा, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, लेकिन गाइड वापस नहीं आया। घबराहट में रमेश ने उसे ढूंढना शुरू किया। वो चिल्लाता रहा, लेकिन जंगल की गूंज के अलावा कोई जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और रमेश समझ गया कि वो भटक चुका है। उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और बैटरी भी लगभग खत्म हो चुकी थी। अंधेरा घिरने लगा और जंगल में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि रमेश को अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वो किसी पेड़ के नीचे बैठकर सुबह का इंतजार करने लगा। तभी दूर से एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। रमेश की जान में जान आई। वो उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वो कोई मशाल की रोशनी है। अचानक उसके सामने एक लड़की प्रकट हुई। चांदनी रात में उसका चेहरा एक अलौकिक सुंदरता लिए हुए था। उसकी उम्र शायद 25-26 साल रही होगी। उसने आदिवासी परिधान पहन रखा था, एक हाथ से बुना हुआ कपड़ा जो उसके शरीर को ढके हुए था। उसके गले में मोतियों की माला, कानों में बांस की बालियां और माथे पर एक विशेष निशान था। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। रमेश हैरानी से उसे देखता रह गया। लड़की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था जो रमेश को अपनी ओर खींच रहा था। लड़की ने इशारे से उसे अपने पीछे आने का संकेत दिया। रमेश को समझ नहीं आया कि क्या करे, लेकिन जंगल में अकेले रहने से तो यही बेहतर था। वो लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। जंगल के बीच से गुजरते हुए लड़की कभी कभी पीछे मुड़कर देखती और मुस्कुरा देती। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी जो रमेश के दिल को बेचैन कर रही थी। करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद वो एक छोटी सी झरने के पास रुकी। झरने की आवाज और चांदनी की रोशनी में वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। लड़की ने मशाल को एक पत्थर पर रखा और पानी की ओर बढ़ी। उसने अपने हाथों में पानी भरा और पिया, फिर रमेश की ओर देखा और इशारा किया कि वो भी पानी पी ले। रमेश उसके पास आया। इतनी करीब से वो और भी खूबसूरत लग रही थी। उसकी त्वचा पर चांदनी की रोशनी एक अजीब सा जादू बिखेर रही थी। रमेश ने पानी पिया, लेकिन उसकी नजरें लड़की पर ही टिकी रहीं। लड़की भी उसे देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। अचानक लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और रमेश के चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां इतनी कोमल थीं कि रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। लड़की ने धीरे से उसके बालों को सहलाया और फिर उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसका दिल उस पल को महसूस कर रहा था। वो दोनों वहीं बैठ गए। लड़की ने रमेश की बांह पकड़ी और अपने करीब खींचा। चांदनी रात में झरने की आवाज के साथ दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। लड़की ने धीरे से रमेश के होंठों को अपनी उंगली से छुआ और फिर अपने होंठों से। रमेश का पूरा शरीर सिहर उठा। वो उस पल को जी रहा था जैसे कोई सपना हो। लड़की ने उसे धीरे से जमीन पर लिटा दिया। उसके हाथ रमेश के शरीर पर घूम रहे थे और रमेश भी उसे अपनी बाहों में समेट रहा था। वो रात दोनों के लिए अविस्मरणीय बन गई। जंगल की खामोशी में सिर्फ झरने की आवाज और उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। दोनों एक दूसरे में खो गए थे, जैसे दुनिया में सिर्फ वो दो ही हों। कुछ देर बाद जब दोनों थोड़ा सामान्य हुए तो लड़की ने फिर से उठने का इशारा किया। वो रमेश का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाने लगी। रमेश उसके पीछे चल रहा था, लेकिन अब उसके मन में एक अलग तरह की भावना थी। वो इस लड़की से प्यार करने लगा था, भले ही उन्होंने एक शब्द भी एक दूसरे से नहीं कहा था। करीब 20 मिनट चलने के बाद जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। बांस और लकड़ी के बने छोटे छोटे घर, बीच में एक बड़ा सा खुला मैदान और चारों ओर मशालों की रोशनी। लेकिन जो दृश्य रमेश ने देखा वो उसे दहला देने वाला था। मैदान के बीच में करीब 30-40 आदिवासी लोग खड़े थे और हर एक के हाथ में एक नुकीला भाला था। उनके चेहरों पर युद्ध के निशान थे और वो सभी रमेश की ओर देख रहे थे। रमेश के पैर जम गए।
उसे लगा कि शायद उसे किसी बलि के लिए लाया गया है। वो उसे लेकर सीधे उन लोगों के बीच गई। भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया। उसकी उम्र शायद 60 के आसपास रही होगी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में एक अजीब सा तेज। उसके सिर पर पंखों से बनी एक टोपी थी जो उसे कबीले का मुखिया दर्शाती थी। लड़की ने अपने पिता के सामने हाथ जोड़े और कुछ कहा। रमेश को उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन लड़की के चेहरे के भाव से लग रहा था कि वो कुछ महत्वपूर्ण बात कह रही है। उसने रमेश की ओर इशारा किया और फिर अपने दिल पर हाथ रखा। मुखिया ने गंभीरता से रमेश को देखा। उसकी नजरें तीखी थीं, जैसे वो रमेश की आत्मा को टटोल रहा हो। फिर उसने कुछ कहा जो रमेश को समझ नहीं आया, लेकिन उसके लहजे से लग रहा था कि वो नाराज है। लड़की ने फिर से कुछ कहा। इस बार उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। उसने अपने पिता के पैर छुए और रमेश का हाथ पकड़कर उसे अपने पिता के सामने खड़ा कर दिया। रमेश घबराया हुआ था। मुखिया ने अपने कबीले के लोगों से कुछ कहा। 2-3 लोग आगे आए और उन्होंने मैदान के बीच में लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू की। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। कुछ ही मिनटों में लकड़ियों का एक लंबा रास्ता तैयार हो गया और फिर उन्होंने उसमें आग लगा दी। आग की लपटें आसमान की ओर उठने लगीं। मुखिया ने रमेश की ओर देखा और फिर आग की ओर इशारा किया। रमेश को कुछ समझ नहीं आया। लड़की ने उसके कान के पास आकर धीरे से कुछ कहा। शायद वो टूटी फूटी अंग्रेजी थी। वॉल्क फायर लव। रमेश को समझ आ गया, उसे आग पर चलना होगा। यह एक परीक्षा थी। अगर वो सच में लड़की से प्यार करता है तो उसे यह साबित करना होगा। लेकिन आग पर चलना, वो भी नंगे पैर, ये तो आत्महत्या के बराबर था। लेकिन फिर उसने लड़की को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो उसे देख रही थी जैसे उसकी पूरी जिंदगी इसी एक फैसले पर टिकी हो। रमेश ने उस रात को याद किया, झरने के पास चांदनी में, जब वो दोनों एक दूसरे में खो गए थे। वो महज शारीरिक आकर्षण नहीं था, वो कुछ और था। वो प्यार था। आग की गर्मी उसकी त्वचा पर महसूस हो रही थी। मुखिया ने अपना हाथ उठाया, जैसे परीक्षा शुरू करने का संकेत दे रहा हो। रमेश ने लड़की की ओर देखा। उसने उसे देखा और मुस्कुरा दी। वो मुस्कान जिसमें विश्वास था, प्यार था और एक वादा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। रमेश ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की और लड़की को याद किया, उसके स्पर्श को, उसकी खुशबू को, उसके होंठों की मिठास को। और फिर उसने पहला कदम रखा। आग की लपटें उसके पैरों को छू रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि दर्द इतना नहीं था जितना उसे लग रहा था। शायद उसका मन इतना मजबूत हो गया था कि वो दर्द को महसूस ही नहीं कर रहा था। वो एक कदम के बाद दूसरा कदम रखता गया। आग की लपटें उसके चारों ओर नाच रही थीं, लेकिन वो चलता रहा। कबीले के लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। कोई विदेशी जो उनकी भाषा भी नहीं जानता, उनकी सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा था। लड़की के आंसू अब खुशी के थे। वो देख रही थी कि रमेश वाकई उससे प्यार करता है। आखिरकार रमेश आग के दूसरी ओर पहुंच गया। उसके पैरों में हल्की जलन थी, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं। वो खड़ा हो गया और लड़की की ओर देखा। लड़की दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। वो रो रही थी, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। मुखिया आगे आया। उसके चेहरे पर अब गर्व का भाव था। उसने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और कुछ कहा। फिर उसने अपनी बेटी को बुलाया और दोनों के हाथ पकड़कर एक साथ जोड़ दिए। कबीले के लोगों ने खुशी से शोर मचाना शुरू कर दिया। वो सभी नाच रहे थे और गा रहे थे। मुखिया ने अपने लोगों से कुछ कहा और फिर एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसके हाथ में फूलों की मालाएं थीं। अगले कुछ मिनटों में एक अनोखी शादी का समारोह शुरू हुआ। बूढ़ी औरत ने रमेश और लड़की को फूलों की मालाएं पहनाई। मुखिया ने उनके हाथों को एक विशेष कपड़े से बांधा और फिर अपनी भाषा में कुछ मंत्र पढ़े। कबीले के लोग गोले में खड़े होकर नाच रहे थे और ढोल बजा रहे थे। रमेश को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ घंटे पहले वो जंगल में अकेला भटक रहा था और अब वो शादी कर रहा है एक ऐसी लड़की से जिसका नाम भी नहीं जानता। लेकिन उसके दिल में कोई शक नहीं था। वो जानता था कि यह सही है। शादी की रस्म पूरी होने के बाद लड़की ने रमेश का हाथ पकड़ा और उसे एक छोटे से घर की ओर ले गई। वो घर बांस और पत्तियों से बना था, लेकिन अंदर से सुंदर तरीके से सजाया गया था। फर्श पर रंगीन चटाई बिछी थी और कोने में फूलों से सजाया गया एक बिस्तर था। लड़की ने रमेश को बैठाया और फिर उसके पैरों को देखा। वो थोड़े जले हुए थे। उसने एक विशेष जड़ी बूटी लाई और धीरे से उसके पैरों पर लगाई। रमेश को तुरंत आराम महसूस हुआ।
लड़की ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। वो दोनों वहीं बैठ गए। बाहर से कबीले के लोगों के नाचने गाने की आवाज आ रही थी, लेकिन उस छोटे से घर के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। रमेश ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसके माथे को चूमा। लड़की ने उसे गले लगा लिया और दोनों वहीं लेट गए। उस रात रमेश को महसूस हुआ कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती। उसे लड़की का नाम नहीं पता था, वो उसकी भाषा नहीं समझता था, लेकिन उनके दिलों की धड़कन एक ही थी। वो समझ गया था कि कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी राहों पर ले जाती है जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। सुबह की पहली किरण जब घर में आई तो रमेश की आंख खुली। उसने चारों ओर देखा। वो छोटा सा घर, बगल में सोई हुई लड़की। उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो, लेकिन उसके पैरों पर लगी जड़ी बूटी और हाथ में बंधा हुआ कपड़ा उसे याद दिला रहा था कि यह सब सच था। लड़की की आंख खुली, उसने रमेश को देखा और मुस्कुरा दी। फिर वो उठी और बाहर गई। कुछ देर बाद वो वापस आई। उसके हाथ में फलों से भरी एक टोकरी थी। उसने रमेश को फल खाने का इशारा किया। दोनों साथ बैठकर फल खाने लगे। रमेश के मन में हजारों सवाल थे। अब क्या होगा? क्या वो यहीं रहेगा? क्या वो वापस जा पाएगा? लेकिन जब उसने लड़की को देखा तो सारे सवाल गायब हो गए। वो जानता था कि जो भी हो, वो इस लड़की के साथ रहना चाहता है। बाहर से मुखिया की आवाज आई। लड़की उठी और रमेश का हाथ पकड़कर बाहर ले गई। मुखिया वहां खड़ा था और उसके साथ कुछ और लोग भी थे। उन्होंने रमेश को देखा और मुस्कुरा दिया। मुखिया ने कुछ कहा और फिर एक युवक को बुलाया। वो युवक थोड़ी अंग्रेजी जानता था। उसने रमेश को समझाया कि मुखिया कह रहे हैं कि अब रमेश उनके कबीले का हिस्सा है। वो यहाँ रह सकता है या जा सकता है, लेकिन लड़की हमेशा उसकी पत्नी रहेगी। रमेश ने युवक से पूछा कि लड़की का नाम क्या है। युवक ने मुस्कुराकर कहा, सांडा। उसका नाम सांडा है। रमेश ने सांडा की ओर देखा। वो उसे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। रमेश को समझ आ गया कि यह नाम इतना सटीक क्यों है। सांडा मतलब प्यार, मोह, आकर्षण, और वाकई वो सब कुछ इस लड़की में था। रमेश ने फैसला किया कि वो कुछ दिन यहाँ रहेगा, सांडा को जानेगा, उनकी संस्कृति को समझेगा। फिर वो सांडा को अपने साथ शहर ले जाएगा और उसे नई दुनिया दिखाएगा। लेकिन वो जानता था कि चाहे वो कहीं भी हो, जंगल की वो रात हमेशा उसके दिल में रहेगी। वो रात जब वो भटक गया था और प्यार मिल गया था। वो रात जब उसने आग पर चलकर अपने प्यार को साबित किया था। वो रात जो उसकी जिंदगी बदल गई थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी एक अनोखे प्यार की, एक ऐसे रिश्ते की जो भाषा, संस्कृति और सीमाओं से परे था। रमेश और सांडा की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती, और जब दिल सच्चा हो तो इंसान कोई भी मुश्किल पार कर सकता है, चाहे वो आग पर चलना ही क्यों ना हो।